वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरी अनंता कोचिंग क्लासेस में। अपन चल रहे हैं थर्ड चैप्टर की तरफ। अपना जो रिवीजन शुरू कर दिया है मैंने। तीसरा चैप्टर अपना है धातु व अधातु। धातु व अधातु। धातु व अधातु। जो धातु होती है वो बहुत ही पुराना ज्ञान है। मतलब कि जो कॉपर धातु है, सबसे पहली धातु कौन सी कॉपर धातु है। उससे बर्तन वगैरह बनाए जाते थे, जिसका उपयोग बर्तन वगैरह है, हथियार वगैरह बनाने में यूज किया जाता था। अन्य सामान वगैरह बनाने में यूज किया जाता था, किसका कॉपर धातु का यूज किया जाता था। लेकिन आजकल जो धातुएं हैं, आजकल धातु का उपयोग पुल है, हवाई जहाज है, रेल है, अन्य वस्तुओं को बनाने में इसका यूज किया जाता है। पहले कॉपर धातु से हथियार बनाए जाते थे, सामान बनाए जाते थे, बर्तन बनाए जाते थे। लेकिन आजकल हवाई जहाज है, रेल वगैरह, इसमें बनाने में धातुओं का यूज किया जाता है। तो धातु कौन कौन सी हो सकती है, जैसे Fe है, Cu है, कॉपर है, लोहा है। ये धातु, लोहे का तो सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो एल्यूमिनियम है, ये सब धातुएं हैं। ये सब क्या है, धातुएं हैं। अब अपन देखते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गई, क्या हो गई, मैग्नीशियम हो गई, जिंक हो गई। ये सब क्या है, धातुएं हैं। धातुओं के गुण की मैं बात करूं, इनके गुण की मैं बात करूं, तो जो धातुएं होती है उनकी सतह कैसी होती है, चमकदार होती है। धातुओं की सतह कैसी होती है, चमकदार होती है। धातुओं के गुणधर्म, धातुओं के गुणधर्म, जैसे कॉपर धातु है, चांदी वगैरह देख लो, ये सब क्या है, चमकती है। तो धातुएं कैसी होती है, धातु की सतह कैसी होती है, पहले तो ये चमकदार होती है। कैसी, चमकदार होती है। प्लस इनका जो, इनके अंदर कौन सा गुण पाया जाता है, धात्विक चमक का। इनके अंदर कौन सा गुण पाया जाता है, धात्विक चमक का। तो पहला गुण इसका क्या हो गया, इसके अंदर धात्विक चमक का गुण पाया जाता है। इनकी सतह कैसी होती है, चमकदार होती है। धातु सामान्यतः अपने जो धातु अपन देखते हैं कैसी होती है, कठोर होती है, द्रव अवस्था में होती नहीं है, कठोर अवस्था में होती है, कठोर होती है। और इनके अंदर, धातुओं के अंदर पहला गुण होता है धात्विक चमक का, दूसरा गुण होता है इनमें कठोरता का। इसका कठोरता का गुण होता है, धातुओं को देखा होगा, कठोर होती है, बहुत ही मजबूत होती है। तीसरा देखना, इसको पीट पीट कर धातु को पतला भी किया जा सकता है। लोहे को पीट पीट कर उसको अलग अलग शेप में बनाया जा सकता है। धातुओं को पतला भी किया जा सकता है, तो पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है। तो यह गुण क्या कहलाता है, आघात वर्ध्यता। यहाँ तीसरा गुण क्या कहलाएगा, तीसरा गुण क्या कहलाएगा, आघात वर्ध्यता। तो इनके अंदर आघात वर्ध्यता का गुण भी पाया जाता है। इनको पीट पीट कर पतला भी किया जा सकता है, इनको किसी भी शेप में ढाला जा सकता है धातुओं को। तो इनके आघात वर्ध्यता का गुण भी पाया जाता है। ठीक है, फिर देखना, धातुएं जो होती है वो उष्मा की सुचालक होती है। क्या होती है, उष्मा की सुचालक होती है। मतलब इनके अंदर विद्युत भी प्रवाहित हो जाता है, विद्युत भी प्रवाहित हो सकता है। धातुओं की उष्मा की सुचालक होती है। यह धातुएं कठोर सतह से टकराती है तो इनके अंदर आवाज उत्पन्न होती है। कोई भी धातु ले लो, कठोर सतह से या किसी से भी टकराएगी तो इनके अंदर आवाज भी उत्पन्न होगी, आवाज भी उत्पन्न होगी। तो इनके अंदर कौन सा गुण पाया जाता है, ध्वनि का। ध्वनि का गुण भी इनके अंदर, ध्वनि का गुण भी इनके अंदर पाया जाता है। कौन सा, किसी भी सतह से धातु टकराती है, उनके अंदर एक आवाज सी आती है। स्कूलों में घंटी वगैरह देख लो, धातु की बनी होती है, तो कितनी तेज आवाज होती है उस घंटी की। तो वह धातु है जिनके अंदर ध्वनि की आवाज भी आती है और ध्वनि गुण भी पाया जाता है। प्लस इन धातुओं को, जो धातु होती है उनको खींचकर तार के रूप में लंबा भी किया जा सकता है, तार के रूप में भी उनको बनाया जा सकता है। तो इन धातुओं में तन्यता का गुण भी प्रजन रहता है। पांचवा गुण कौन सा हो गया इनके अंदर, तन्यता का गुण। क्यों, इन धातुओं को खींचकर तार के रूप में भी बनाया जा सकता है, तो इनके अंदर तन्यता का गुण भी पाया जाता है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कि कठोर धातुएं और थोड़ी नरम धातुएं। कठोर धातुएं कौन कौन सी होती हैं, कठोर धातुएं कौन कौन सी होती है और नरम धातुएं। एक दो एग्जाम्पल बता रही हूँ कठोर धातुओं की, नरम धातु को पता होनी चाहिए कौन सी कठोर धातु होती है, कौन सी नरम धातु होती है। तो कठोर धातु जैसे आयरन, Fe, कॉपर, तांबा। तो कठोर धातु, लोहा बहुत मजबूत होता है। नरम धातु हो गई, सोडियम हो गई, पोटेशियम हो गई, सोडियम हो गई और पोटेशियम हो गई। ये किसमें आती है, नरम धातु के अंदर आती है। अब देखो, अपन धातुओं के थोड़े रासायनिक गुण की बात करें
धातुओं के रासायनिक गुण की बात करें, देखो जो सब आघात वर्ध्यता होती है, जो आघात वर्ध्यता होती है उन धातु सोना या चांदी के अंदर आघात वर्ध्यता पाई जाती है। सोना या चांदी को पीट कर या किसी भी शेप में ढाल सकते हैं अपन। सबसे अधिक जो तन्य धातु की मैं बात करूं, तन्य धातु जैसे सोना हो गया, चांदी हो गई, तो ये कुछ ऐसी धातु है जिनको अपन तन्यता के रूप में, तन्यता का गुण प्रेजेंट रहता है। तो अगर धातुओं के रासायनिक गुण की बात करें, धातुओं के रासायनिक गुण की बात करें, नरम धातु के अंदर कौन सी आती है, सोना चांदी, जिसको पीट कर या किसी भी शेप में ढाला जा सकता है। तो अब बात करते हैं अपन धातुओं के रासायनिक गुण की। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म की, तो पहला धातु का रासायनिक गुणधर्म अपन देखें तो धातु का दहन, धातुओं का दहन, धातुओं का दहन की बात करें तो जब धातुओं को जलाया जाता है, जब धातुओं का दहन किया जाता है या धातुओं को जलाया जाता है तो जो क्या प्राप्त होता है अपने को, धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। धातुओं का दहन करने से अपने को धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या बनता है, क्या बनता है, धातु ऑक्साइड। क्या बनता है, धातु ऑक्साइड बनता है। जैसे मैं किसी धातु का एग्जांपल ले लूं, कॉपर का ले लिया मैंने, कॉपर को मैंने गर्म किया, कॉपर का मैंने दहन किया या गर्म किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाई, क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, CuO कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है अपने को। जैसे कोई और धातु ले लो, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनाई इसने, नाइट्रोजन गैस बनाई इसका दहन करने पर। तो धातुओं का दहन करने पर अपने को क्या प्राप्त होता है, धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। ये धातु का रासायनिक गुण है। दूसरा रासायनिक गुण देखना इसका, दूसरा इसका रासायनिक गुण देखना, उभयधर्मी ऑक्साइड। ये उभयधर्मी ऑक्साइड भी बनाती है, मतलब ऐसी धातुएं जो अम्ल व क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण प्लस जल बनाती है। तो ऐसी लवण प्लस जल बनाती है, वह क्या कहलाती है, उभयधर्मी ऑक्साइड। वह क्या कहलाएगी, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड ये धातुएं क्या करती है, अम्ल व क्षार, अम्ल व क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, दोनों के साथ अभिक्रिया करके क्या प्रदान करती है, लवण प्लस जल। क्या प्रदान करती है, लवण प्लस जल। लवण प्लस जल का फॉर्मेशन करती है। तो वह धातुएं कौन सी हो गई, उभयधर्मी ऑक्साइड। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं एल्यूमिनियम का, जैसे मैं एग्जांपल लिखूं Al2O3, अपन ने कोई धातु ऑक्साइड ले ली, अपन ने कोई धातु ऑक्साइड ले ली, अगर मैं इसकी रिएक्शन अम्ल के साथ करवाऊं तो क्या बनेगा, लवण प्लस जल बनेगा। और अगर मैं इस धातु ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करवाऊं, क्षार के साथ करवाऊं, तो भी क्या देगी, लवण प्लस जल, HCl। तो AlCl3 प्लस H2O। धातु ऑक्साइड की रिएक्शन चाहे अम्ल के साथ करवा दो चाहे क्षार के साथ करवा दो, वह क्या बनाएगी, लवण प्लस जल बनाएगी। तो वह कौन सी कहलाती है, उभयधर्मी ऑक्साइड। और क्या कहलाती है, उभयधर्मी ऑक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट देखना, एनोडीकरण। एनोडीकरण मतलब जब जो एल्यूमिनियम धातु है, अगर एल्यूमिनियम धातु पर ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एनोडीकरण कहलाती है। मतलब एल्यूमिनियम जो धातु अपने पास है, अगर उसके ऊपर ऑक्साइड की परत जमने लग जाए, उसके ऊपर ऑक्साइड की परत जमने लग जाए, वह प्रोसेस क्या कहलाएगी, एनोडीकरण कहलाती है। जब एल्यूमिनियम को मैं वायु के संपर्क में रखूं, हवा के संपर्क में रखूं, या बाहर ऐसे ही खुला छोड़ दूं, खुला पड़े रहने दूं, उसके ऊपर क्या होगा, हल्की हल्की सी एक परत, पतली परत जमने लग जाएगी। तो वह परत किसकी है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की है। क्योंकि
जो एल्यूमिनियम धातु है उसने किसके साथ रिएक्शन कर ली? ऑक्सीजन के साथ। एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना ली उसने। वायु के साथ वायु के संपर्क में आते वायु से रिएक्ट कर लिया। तो अपने को जो एनोडीकरण की प्रोसेस है, एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की परत जमने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एनोडीकरण कहलाती है। ठीक है। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे क्या कहते हैं? संसारण से बचाती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो परत है वो एल्यूमिनियम को किससे बचाती है? संसारण होने से बचाती है, खराब होने से बचाती है। तो अगर इस परत को मोटा करने के लिए, इस परत को मोटा करने के लिए संसारण से अधिक सुरक्षित, संसारण से और भी अधिक एल्यूमिनियम को सुरक्षित किया जा सकता है संसारण की प्रोसेस करके। संसारण द्वारा एल्यूमिनियम की परत को क्या किया जा सकता है? और भी सुरक्षित किया जा सकता है। कैसे? कि अगर आप अगर एल्यूमिनियम, जैसे मैंने ये कोई एल्यूमिनियम का ये कोई जलीय विलय ले लिया, एक धातु मैंने बना दी, एल्यूमिनियम धातु की अपन क्या बना रहे हैं? एनोड बना रहे हैं। उसका क्या कर रहे हैं अपन? जलीय विद्युत अपघटन करवा रहे हैं। यहाँ कोई विलेन ले लिया, इसके अंदर मैं एल्यूमिनियम धातु की एक एनोड बनाकर उस विद्युत अपघटन करवाऊं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? एनोडीकरण कहलाएगी। और यह प्रक्रिया क्यों करवाई जाती है? कि उसको संसारित करने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए। यहाँ जो विद्युत अपघटन करवाया है वो विद्युत अपघटन क्यों करवाया? क्योंकि उसको सुरक्षित रखने के लिए, उसको संसारित करने के लिए एनोडीकरण करवाया जाता है। तो मैंने क्या किया? एल्यूमिनियम के एनोड की परत, एनोड जो है एल्यूमिनियम धातु का बना दिया, प्लस उसको क्या करवा दिया? मैंने विद्युत अपघटन करवा दिया। तो यह प्रक्रिया क्या होगी? एनोडीकरण कहलाती है। अब देखो धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, अगर मैं धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया करवाऊं तो धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया करवाई तो अपन ने क्या देखा कि अपने को क्या प्राप्त होती है? एक तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, दूसरा धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। धातुओं की रासायनिक अभिक्रिया में अगर मैं जल के साथ रिएक्ट करवाऊं तो क्या प्राप्त होगा? हाइड्रोजन गैस प्लस धातु ऑक्साइड प्राप्त होगी। जैसे मैंने एग्जांपल ले लूं पोटेशियम का प्लस H2O, पोटेशियम की रिएक्शन करवाऊं मैं जल के साथ तो क्या प्राप्त होता है? धातु ऑक्साइड प्राप्त होगी, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस मेन क्या प्राप्त होगी? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। तो धातुओं की जब अपन जल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होता है? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट पॉइंट देखना, धातुओं के साथ अम्लों के साथ अभिक्रिया, धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया देखना कि जब धातुओं के अम्लों के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होता है? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, लवण प्लस हाइड्रोजन। तो मैंने कोई धातु ले ली, मान लो मैग्नीशियम धातु ले ली, मैंने इसकी रिएक्ट करवाई किसके साथ? HCl के साथ। इसके साथ HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाई तो अपने को क्या प्राप्त होगा? MgCl2 प्लस H2O। क्या प्राप्त हुई? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। तीसरा देखना, चौथा देखना कि धातुओं की धातु लवणों के साथ अभिक्रिया, धातुओं की धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। जब अपन धातुओं की अभिक्रिया धातु लवणों के साथ करवाते हैं, धातु की अभिक्रिया जब धातु के साथ ही होती है तो अधिक क्रियाशील धातु क्या करेगी? कम क्रियाशील धातु को अपने स्थान से विस्थापित कर देगी। मतलब अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को अपनी जगह से हटा देगी। प्लस क्या? धातु की अभिक्रिया धातुओं के साथ या धातु लवणों के साथ करवाने पर, धातु लवण के साथ करवाने पर क्या करेगी? तो क्या करेगी? एक अधिक क्रियाशील धातु क्या करेगी? कम क्रियाशील धातु को अपनी जगह से हटा देगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, एक्वा रेजिया। मैं एक्वा रेजिया की बात करूं, एक्वा रेजिया क्या होता है कि सांद्र HCl और सांद्र हाइड्रोनाइट्रिक एसिड का मिश्रण होता है एक्वा रेजिया।
एक्वा रेज किसका मिश्रण होता है? सांद्र HCl प्लस सांद्र HNO3 किसका मिश्रण होता है? सांद्र HCl प्लस सांद्र HNO3 का मिश्रण होता है। और ये इतना अधिक क्रियाशील होता है कि यह गोल्ड और प्लेटिनम को गला सकता है, यह गोल्ड और प्लेटिनम को गला सकता है। प्लस यह एक संसारक का काम करता है, यह एक संसारक का काम करता है। किसका ताजा मिश्रण होता है? सांद्र HCl प्लस सांद्र HNO3 का ताजा मिश्रण होगा। और यह एक भभक्त द्रव होने के साथ एक संसारक का काम करता है, जो गोल्ड प्लेटिनम को गलाने इतना अधिक क्रियाशील होता है कि गोल्ड प्लेटिनम को गला सकता है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखना सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी की बात करें तो सक्रियता श्रेणी में क्या होता है? जो धातुएं होती है अपन उन धातुओं को अवरोही क्रम में लिखते हैं, अवरोही क्रम में लिख के उन धातुओं की एक सूची तैयार की जाती है। उसी सूची को क्या बोला जाता है? सक्रियता श्रेणी बोला जाता है। अपन धातुओं की एक सूची तैयार करते हैं, धातु की एक सूची तैयार करते हैं, धातु की क्रियाशीलता के आधार पर उनको किस क्रम में व्यवस्थित करते हैं? अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो अपने को एक सूची प्राप्त होती है, वह सूची क्या कहलाती है? सक्रियता श्रेणी कहलाती है। वह सूची क्या कहलाती है? सक्रियता श्रेणी कहलाती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, जैसे सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम और पोटेशियम। जो एक एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम व पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु। सबसे कम क्रियाशील धातु गोल्ड और प्लेटिनम। सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है? गोल्ड व प्लेटिनम। और अधातुओं की बात करूं तो धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या सक्रियता श्रेणी में थोड़ी कम होती है। अधातु थोड़ी कम मात्रा में है धातुओं की तुलना के अंदर। तो अधातुएं कौन कौन सी है? जैसे सल्फर हो गई, यह एक अधातु है। क्लोरीन हो गई, आयोडीन हो गई, यह एक अधातु है। ऑक्सीजन है, यह भी एक अधातु है। हाइड्रोजन है, यह भी एक अधातु है। यह भी क्या है? एक अधातु है। तो ये अधातुओं के कुछ एग्जाम्पल है। अब देखो ब्रोमीन, एक नोट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रोमीन जो है एक ऐसी अधातु है। ब्रोमीन क्या है? अधातुओं की श्रेणी में आती है। ब्रोमीन किस में आती है? अधातु की श्रेणी में आती है। तो ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? द्रव अवस्था के अंदर ब्रोमीन द्रव अवस्था के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा जो अधातुएं हैं वो किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में। ब्रोमीन के अलावा जो अधातुएं हैं वो ठोस अवस्था में प्रेजेंट होती है, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में लिक्विड फॉर्म में मिलती है अपने को। ये चीज नोट करना। अपन बात करते हैं अधातुओं के गुणधर्म की। अधातुओं के गुणधर्म की। अधातु के गुणधर्म की बात करें, अधातु के गुणधर्म क्या होता है कि धातुओं की तरह न तो इनके अंदर आघातवर्ध्यता का गुण पाया जाता है, ना इनके अंदर तन्यता का गुण पाया जाता है। मतलब इनको खींचकर तार की तरह लंबा नहीं कर सकते, इनको तन्यता का गुण प्रेजेंट नहीं होता है। प्लस इनमें चमक नहीं होती है। इनके अंदर क्या नहीं होती है? नहीं पाए। विद्युत की सुचालक होती है। अपेक्षाकृत कम रहेगा। यह कमरे के ताप पर इनका गलनांक व क्वथनांक कम रहता है। और यह कमरे के ताप पर तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। अधातुएं ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है कमरे के ताप पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखना, अधातुओं की रासायनिक अभिक्रियाएं। अधातुओं की रासायनिक अभिक्रियाएं।
के साथ रिएक्ट करवाई तो क्या बनाया, CO2 बना दिया। क्या बना दिया, CO2 बना दिया। सल्फर ले लो, सल्फर की रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ करवाऊं तो क्या बना देगी, SO2 बना देगी, SO2 बना देगी। तो अधातुएं क्या होती है, अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होंगे, ये कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के, अम्लीय प्रकृति के। जो अधातुओं के ऑक्साइड होंगे वह अम्लीय प्रकृति के होंगे, प्लस जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं, प्लस जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। जल में घुलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, अम्ल का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखना, नेक्स्ट पॉइंट देखना, अम्लों के साथ अभिक्रिया, अधातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। जब अधातुओं के अम्लों के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनाएगा, लवण प्लस जल का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, लवण प्लस जल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लवण प्लस जल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मैंने कोई अधातु ले ली सल्फर, इसकी रिएक्शन करवाई मैंने, इसकी रिएक्शन करवाई मैंने अम्ल के साथ, H2SO4 एसिड लिया मैंने, सल्फ्यूरिक अम्ल। किसकी रिएक्शन, सल्फर के साथ जो अधातु है इसकी रिएक्ट करवाई मैंने अम्ल के साथ, तो क्या बना, SO2 प्लस जल, लवण प्लस जल। किस क्या फॉर्मेशन हुआ, लवण प्लस जल का फॉर्मेशन हुआ। किसकी, जब अधातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण प्लस जल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। जब मैं इसकी रिएक्शन, जब अधातुओं की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करवाते हैं तो क्या बनाते हैं, क्लोराइड बनाते हैं। जैसे मैंने सल्फर की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करवा दी, सल्फर क्या है, अधातु है, तो क्या बनाएंगे, H2Cl2, 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 तो क्या बनाते हैं, क्लोराइड बनाते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करने पर क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाऊं, अधातुओं की किसके साथ अभिक्रिया करवाऊं, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाऊं, तो क्या बनाएंगे, सहसंयोजक हाइड्राइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सहसंयोजक हाइड्राइड बनाएंगे। मान लो मैंने जिस सल्फर की अभिक्रिया किसके साथ करवाई, हाइड्रोजन के साथ करवाई, तो क्या बनाया, H2S बनाया। क्या बनाया, H2S, मतलब सहसंयोजक हाइड्राइड का फॉर्मेशन किया। नेक्स्ट देखना, कुछ उत्कृष्ट गैसों के बारे में बताती हूँ, उत्कृष्ट गैसों के बारे में। उत्कृष्ट गैसें कौन कौन सी हैं, उत्कृष्ट गैसें कौन कौन सी है, नियोन हो गई, नियोन हो गई, आर्गन हो गई, नियोन, आर्गन, हीलियम, जीनॉन, ये सब किस में आती है, उत्कृष्ट गैसों में आती है। ये किस में आती है, उत्कृष्ट गैसों के अंदर आती है, नियोन, आर्गन, हीलियम और जीनॉन। ठीक है, अब देखो कुछ पॉइंट बता रही हूँ, एक एक नंबर के क्वेश्चन में पूछते हैं और फिक्स पूछते ही हैं। ठीक है, तो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अपने को एक ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, जो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, मरकरी। ये नोट कर लेना, ये चीजें एक एक नंबर के क्वेश्चन में आती है। तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, मरकरी। कुछ ऐसी धातुएं जो हथेली पर रखने पर पिघल जाती है, कुछ ऐसी धातुएं जो हथेली पर रखने पर क्या हो जाती है, पिघलने लग जाती है। कौन सी है, गैलियम व सीजियम, गैलियम व सीजियम। गैलियम व सीजियम ऐसी अधातुएं हैं जो हथेली पर रखते ही पिघलने लगती है। ठीक है, और कुछ ऐसी अधातु, एक ऐसी अधातु है जो चमकीली होती है। वैसे तो जो अधातु होती है उनमें चमकता का गुण नहीं पाया जाता है, वह चमकीली नहीं होती है, उनके अंदर चमकता गुण प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन एक ऐसी अधातु है जो चमकीली होती है। कौन सी है, आयोडीन। कौन सी है, आयोडीन। आयोडीन एक ऐसी अधातु है जिसके अंदर चमकीली का गुण पाया जाता है, चमकता का गुण पाया जाता है। एक ऐसी अधातु है, वैसे तो धातु विद्युत की कुचालक होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है, लेकिन एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की कुचालक है।
जो विद्युत की क्या है, टू चालक है, वह कौन सी है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की क्या होती है, टू चालक होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखना, कुछ क्षारीय धातुएं। क्षारीय धातुएं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये क्षारीय धातुएं होती है। अब देखो अपरूप की बात करें, अपरूप की बात करें तो कार्बन के दो अपरूप हैं, कार्बन के दो अपरूप हैं। पहला हो गया हीरा, दूसरा हो गया ग्रेफाइट। पहला कौन सा हो गया, हीरा, दूसरा हो गया ग्रेफाइट। हीरे की बात करूं तो हीरा एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कठोर पदार्थ है। हीरा क्या है, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कठोर पदार्थ है, जिसका गलनांक व क्वथनांक बहुत उच्च होता है, बहुत हाई होता है हीरे का। प्लस यह नेचुरली बहुत इसमें कठोरता पाई जाती है। और हीरा क्या है, एक अधातु है। हीरा क्या है, अधातु है, कार्बन का एक अपरूप है। हीरा क्या है, कार्बन का एक अपरूप है, एक अधातु है, जिसका गलनांक क्वथनांक बहुत हाई होता है, बहुत उच्च होता है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। और ग्रेफाइट क्या होता है, ये भी कार्बन का एक अपरूप है, जिसकी जो विद्युत का या ऊष्मा का क्या है, टू चालक है। ऊष्मा का टू चालक होता है ग्रेफाइट। ठीक है, ये दोनों कार्बन के अपरूप हैं। हीरा बहुत कठोर होता है, इसका गलनांक क्वथनांक उच्च होता है, प्लस ये एक अधातु है और कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट क्या है, ये भी कार्बन का अपरूप है और विद्युत ऊष्मा का क्या होता है, टू चालक होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कि धातु से अधातु के इलेक्ट्रॉन आयनिक यौगिक क्या होते हैं, धातुओं से अधातु के इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, आयनिक यौगिक कहलाते हैं। मतलब धातु से अधातु पे अपन जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे हैं, धातुओं से अधातु की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उससे बने यौगिक क्या कहलाएंगे, आयनिक यौगिक कहलाते हैं। धातु से अधातु की तरफ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, आयनिक यौगिक कहलाएंगे। एग्जाम्पल जैसे NaCl हो गया, फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे NaCl हो गया, LiCl2 हो गया, NaCl हो गया, LiCl2 हो गया। तो ये कौन से आयनिक यौगिक के एग्जाम्पल्स हैं जो धातु से अधातु की तरफ इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक होते हैं। ठीक है, तो आयनिक यौगिकों के गुणधर्म की बात करें तो पहला देखो भौतिक प्रकृति, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, मैं गुणधर्म की बात करूं तो पहला पॉइंट देखना भौतिक प्रकृति, कि आयनिक यौगिकों की भौतिक प्रकृति क्या होती है। जो आयनिक यौगिक होते हैं वो कैसे होते हैं, कठोर होते हैं और ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। कैसे होंगे, कठोर होते हैं और ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि इन आयनिक यौगिकों के विपरीत आवेशित आयनों के मध्य प्रबल स्थिर विद्युत बल प्रेजेंट होता है। इन आयनों के बीच, इन यौगिकों के आयनों के बीच कौन सा बल प्रेजेंट होगा, प्रबल स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। इनकी प्रकृति कैसी होती है, सामान्य भंगुर प्रकृति के होते हैं। सामान्य कैसे होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं। आयनिक यौगिक है वो कैसे होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं। इनके बीच में प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल प्रेजेंट होता है, प्लस ये कठोर होते हैं और ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये इसकी भौतिक प्रकृति है। दूसरा इसका देखना गलनांक क्वथनांक की बात करें अपन, आयनिक यौगिकों के गलनांक क्वथनांक की बात करें गलनांक व क्वथनांक की बात करें
तो आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक, आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, बहुत अधिक होता है। आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक कैसा होगा, बहुत अधिक होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में प्रबल विद्युत आकर्षण बल प्रेजेंट होता है, जो बहुत ही मजबूत प्रकृति का होता है, जो बहुत ही मजबूत होता है, इसलिए इनका गलनांक क्वथनांक क्या होता है, हाई होता है, उच्च होता है। तीसरा किस देखना, घुलनशीलता। तीसरी बात करते हैं अपन घुलनशीलता के बारे में। तीसरा अपन बात करें घुलनशीलता के बारे में, तो ये जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। जल में आयनिक यौगिक घुलनशील होते हैं। और जैसे केरोसिन है, पेट्रोलियम है, इसके अंदर ये क्या होते हैं, अविलय होते हैं। इसके अंदर ये अविलय होते हैं, अघुलनशील होते हैं। किसके अंदर, केरोसिन, पेट्रोलियम, डीजल, इन जो लिक्विड्स के अंदर ये अघुलनशील रहेंगे, अविलय रहेंगे। लेकिन जल के अंदर ये क्या होते हैं, विलय होते हैं आयनिक यौगिक, जल में विलय। लेकिन इसके अलावा जो केरोसिन है, पेट्रोल है, उनके अंदर क्या होते हैं, अविलय होते हैं, नहीं घुलते उनके अंदर। इनके अंदर ये नहीं घुलते, अविलय प्रकृति के होते हैं। चौथा अपन इसकी बात करें विद्युत चालकता के बारे में। विद्युत चालकता के बारे में तो विद्युत चालकता के बारे में बात करें तो जो आयनिक यौगिक होते हैं ठोस अवस्था में क्या विद्युत का चालन नहीं करते, लेकिन द्रव अवस्था में क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। ठोस अवस्था में ये विद्युत का चालन नहीं करेंगे, सिर्फ द्रव अवस्था, गलित अवस्था में ही विद्युत का चालन करते हैं आयनिक यौगिक, सिर्फ गलित अवस्था में। नेक्स्ट पॉइंट देखो, धातुओं की प्राप्ति। नेक्स्ट पॉइंट देखो, धातुओं की प्राप्ति। जैसे देखना, मैं धातुओं के प्राप्ति की बात करूं, धातुओं के प्राप्ति की बात करूं तो धातुओं की प्राप्ति है वो खनिज भू प्रकृति से, पृथ्वी के भू प्रकृति भाग से निकाली जाती है। कुछ धातुएं जो प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है उनको क्या बोला जाता है, खनिज बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है, खनिज बोला जाता है। जिन धातुओं को अपन पृथ्वी के भू प्रकृति भाग से निकालते हैं वह धातुएं क्या कहलाएगी, वह धातुएं क्या कहलाएगी, खनिज कहलाएगी। इसके साथ जिन धातुओं में, कुछ धातु जिनमें जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, उन जिन धातुओं में, धातुओं के साथ कुछ मिट्टी के कण, आदर्श धातुएं, दूसरी अन्य धातुएं मिश्रित होती है, वह क्या कहलाता है, अयस्क। वह क्या कहलाएगा, मिश्रित होती है, वह क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है। मतलब कुछ धातुएं जो अपन जमीन से निकाली जाती है, भू प्रकृति भाग से निकाली जाती है, उसके साथ कचरा भी मिक्स होता है, उसके साथ मिट्टी के कण होते हैं, अन्य धातुएं भी, उनका भी मिश्रण होता है, शुद्ध रूप से नहीं होती वह धातुएं, तो वह क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है। उनको शुद्ध किया जाता है बाद में, ठीक है। तो नेक्स्ट देखना, धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण की धातुओं को अलग कैसे किया जाता है। धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं के निष्कर्षण की बात करें तो धातुओं के निष्कर्षण के लिए एक सक्रियता श्रेणी तैयार की गई है। उस सक्रियता श्रेणी के अंदर अधिक क्रियाशील धातुओं को ऊपर रखा जाता है, कम क्रियाशील धातुओं को नीचे रखा जाता है। मतलब जो खनिजों से धातुएं प्राप्त होती है, अयस्क के अंदर जिन धातुओं का मिश्रण होता है, जिन धातुओं का दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण रहता है अयस्क के अंदर, उन धातुओं को अलग अलग करके क्रियाशीलता के आधार पर उनको अलग अलग अवरोही क्रम में डिवाइड किया गया है। किसके अंदर, सक्रियता श्रेणी के अंदर एक सूची तैयार की गई है, जिसमें ऊपर की तरफ जो होगी वो अधिक क्रियाशील धातुएं होगी, नीचे की तरफ जो होगी वो कम क्रियाशील धातुएं होगी। तो सक्रियता श्रेणी में ऊपर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम को रखा गया है। सबसे नीचे जो धातु रखी गई है वो है सोना व चांदी। सोना व चांदी क्यों, क्योंकि सोना व जो चांदी जो है वो सबसे कम क्रियाशील धातुएं हैं, और जो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम हो गई वो सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। तो खनिजों से, अयस्कों से प्राप्त धातुओं को क्रियाशीलता के आधार पर अलग अलग किया जाता है, अलग अलग करके उनको एक सूची में रखा जाता है। किसके आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर। नेक्स्ट पॉइंट देखना,
नेक्स्ट पॉइंट, अयस्कों का समुद्रीकरण, कि पृथ्वी से जो निकाले गए जो अयस्क है, पृथ्वी से जो निकाले गए अयस्क है, उसके अंदर मिट्टी के कण, बहुत सी अशुद्धियां रहती है। उन अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? गैंग बोला जाता है। धातुओं में, धातुओं के साथ निकली अशुद्धियां क्या कहलाती है? निकली अशुद्धियों को गैंग बोला जाता है, ना कि धातुओं को। अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है। जो भी अशुद्ध रेत है, मिट्टी के कण है, जो भी है, जो प्राप्त धातु है, वो क्या कहलाती है? गैंग कहलाती है। वह अशुद्ध क्या कहलाती है? गैंग कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखना, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातु का निष्कर्षण, जो क्रियाशीलता के आधार पर सबसे नीचे आती है, जो सबसे कम क्रियाशील धातु है, उनका निष्कर्षण। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आ रही है, उन धातुओं का निष्कर्षण करना है, उन धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातु क्या होती है? सबसे कम क्रियाशील, सबसे कम क्रियाशील। तो सबसे कम क्रियाशील, तो इनको क्या किया जाता है? जो सबसे नीचे आने वाली धातु है, जो सबसे कम क्रियाशील धातु है, उनको क्या किया जाता है कि इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने पर धातु अलग प्राप्त हो जाती है और अयस्क अलग प्राप्त हो जाता है। मतलब जैसे पारे का एक अयस्क है, पारे का एक अयस्क है सिनेबार। पारे का एक अयस्क है सिनेबार, पारे का अयस्क है सिनेबार। तो इनके ऑक्साइडों को गर्म करके इन धातुओं को अलग किया जाता है। जो सबसे कम क्रियाशील धातु है सक्रियता श्रेणी में, उनके सिर्फ ऑक्साइडों को गर्म करने से ये धातु क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। ठीक है। फिर देखो कि सक्रियता श्रेणी में मध्य में आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। मध्य में आने वाली धातुओं का निष्कर्षण, तो जो सबसे बीच में आती है सक्रियता श्रेणी में, जिनको बीच में रखा गया है, उन धातुओं का निष्कर्षण। बीच में कौन सी है? आयरन है, जिंक है। इन धातुओं का निष्कर्षण कार्बोनेट, ये जो धातुएं होती है, यह जो धातुएं होती है मध्य में आती है, वह प्रकृति में यह किसके रूप में पाई जाती है? सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। प्रकृति में किस रूप में पाई जाती है? सल्फाइड व कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। कौन सी धातु है? जो सक्रियता श्रेणी के मध्य में आती है। जो सक्रियता श्रेणी के मध्य में आती है, वह प्रकृति में सल्फाइड व कार्बोनेट के रूप में प्रेजेंट होती है। कार्बोनेट के रूप में प्रेजेंट होती है। इन धातुओं को क्या किया जाता है कि जो सल्फाइड अयस्क है, उनको वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है। जो सल्फाइड अयस्क है, उनको वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह किस में परिवर्तित हो जाते हैं? ऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं। किसमें? ऑक्साइड में चेंज हो जाएंगे। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? भर्जन कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? भर्जन कहलाएगी। तो इनको शुद्ध कैसे किया जाता है? दो तरीके हैं शुद्ध करने के। जो बीच में आने वाली धातु है, उनको शुद्ध करने के दो तरीके हैं। पहला है भर्जन और दूसरा है विस्थापन। देखो, पहले अपन भर्जन की बात करें तो जो सल्फाइड अयस्क है,
जो मध्य वाली धातु जो सल्फाइड अयस्क के रूप में पाई जाती है, तो उस सल्फाइड अयस्क को अगर अधिक ताप पर गर्म करे तो किसमें चेंज हो जाएगा? ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। तो वह धातु शुद्ध हो जाएगी। तो किसमें चेंज हो जाएगा? ऑक्साइड में। तो वह किस में चेंज होगा? ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? भर्जन कहलाती है। मतलब जो मध्य में आने वाली धातुएं हैं उनको सल्फाइड अयस्क को भर्जन की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है, भर्जन की प्रक्रिया द्वारा निष्कर्षण किया जाता है। निस्थापन, निस्थापन की बात करें तो निस्थापन का क्या किया जाता है? जो कार्बोनेट अयस्क है, जो कार्बोनेट अयस्क है, उन कार्बोनेट अयस्क को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह किस में चेंज हो जाएंगे? ऑक्साइड में चेंज हो जाएंगे। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? निस्थापन कहलाती है। इसको कार्बोनेट अयस्क को गर्म करने पर, अधिक ताप पर गर्म करने पर वह किस में चेंज होगा? ऑक्साइड में चेंज होगा। किस में चेंज होगा? ऑक्साइड में चेंज होते ही वह धातु क्या हो जाएगी? शुद्ध हो जाएगी। वह धातु क्या हो जाएगी? शुद्ध हो जाएगी। तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? निस्थापन कहलाती है। जब सल्फाइड अयस्क को अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो वह प्रोसेस कहलाती है भर्जन। जब कार्बोनेट अयस्क को अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो ऑक्साइड में चेंज होती है, वह प्रक्रिया कहलाती है निस्थापन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखना, थर्मिट अभिक्रिया। थर्मिट अभिक्रिया, थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है? थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है कि जब आयरन ऑक्साइडों के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग करके जो भी आयरन ऑक्साइड है उनकी अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं? एल्यूमिनियम के साथ करवाते हैं। एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके जो अपने को प्रोडक्ट प्राप्त होता है, उस प्रोडक्ट से रेल की जो टूटी हुई पटरियां हैं, जो फैक्ट्री में जो टूटी हुई बड़ी बड़ी मशीनें हैं, उन मशीनों को वापस रिपेयर किया जाता है, उन रेल की पटरियों को वापस जोड़ा जाता है। किसके द्वारा? आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ करवा के। तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? थर्मिट अभिक्रिया। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? थर्मिट अभिक्रिया, जिसमें आयरन ऑक्साइडों की रिएक्शन किसके साथ करवाई जाती है? एल्यूमिनियम के साथ करवाई जाती है। एल्यूमिनियम के साथ करवाई जाती है। तो जो प्रोडक्ट अपने को प्राप्त होता है उससे क्या किया जाता है? रेल की पटरियों को, फैक्ट्रियों के अंदर जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं उनको, टूटी हुई मशीनों को वापस रिपेयर किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? मशीनों के पुर्जों के जो दरारें वगैरह रहती है, मशीनों के पुर्जों की जो दरारें वगैरह रहती है वो जोड़ी जाती है। तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? थर्मिट अभिक्रिया बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातु है, सबसे ऊपर आने वाली धातु है सक्रियता श्रेणी में। सबसे ऊपर कौन कौन सी आती है? सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। ये धातुएं सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर रखी गई है। क्यों? क्योंकि इनकी क्रियाशीलता क्या होती है? उच्च होती है। क्रियाशीलता के आधार पर इनको सबसे ऊपर रखा गया है सक्रियता श्रेणी में। तो लेकिन इन धातुओं को ऑक्साइड में, इन धातुओं का जो ऑक्साइड है उसको अपचयन करके इन धातुओं में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मतलब कि इन धातुओं को विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा? इनमें ऑक्साइडों में चेंज करके इन धातुओं को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे मध्य में स्थित धातु को अपन ने प्राप्त किया था, वैसे नहीं कर सकते। इनको विद्युत अपघटनीय प्रोसेस द्वारा, किसके द्वारा? विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया द्वारा, विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा, विद्युत अपघटनीय अपचयन के द्वारा इन धातुओं को प्राप्त किया जाता है, जो सबसे ऊपर आती है। क्यों इस प्रक्रिया, ये प्रक्रिया इसलिए होती है क्योंकि ये धातु क्या है? सबसे अधिक क्रियाशील है, उच्च क्रियाशील धातुएं होती है। इनको ऑक्साइड में चेंज करके अपन प्राप्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट देखना, धातुओं का परिष्करण। धातुओं का परिष्करण,
धातुओं का परिष्करण किसके द्वारा करते हैं? विद्युत अपघटनी विधि द्वारा। विद्युत अपघटनी विधि द्वारा मतलब जो धातु अपने को प्राप्त होती है वो बिल्कुल शुद्ध रूप में नहीं होती है। जो धातु अपने को प्राप्त होती है वह बिल्कुल शुद्ध रूप में नहीं होती है। उसके लिए एक प्रोसेस होती है विद्युत अपघटनी प्रक्रिया। विद्युत अपघटनी प्रक्रिया द्वारा उन धातुओं को शुद्ध प्राप्त किया जाता है। तो क्या करते हैं इसमें, जैसे कॉपर है, जिंक है, टिन है, चांदी है, तो आदि धातुओं का विद्युत अपघटनी द्वारा परिष्करण करवाया जाता है। परिष्करण करवा के इन धातुओं को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है। तो अपन क्या करते हैं, एक धातु का अपन क्या करते हैं कि जैसे ये विलयन ले लिया अपन ने, जिस धातु को शुद्ध करना है उस धातु का अपन ने क्या ले लिया, विलयन ले लिया। अशुद्ध धातु का अपन क्या बनाते हैं, अशुद्ध धातु का एनोड बनाते हैं। अशुद्ध धातु का क्या करेंगे, एनोड बनाएंगे। शुद्ध धातु का क्या बनाते हैं, कैथोड बनाते हैं। अशुद्ध धातु का एनोड व शुद्ध धातु का कैथोड तैयार किया जाता है। ये अपन ने एनोड तैयार कर लिया किसका, अशुद्ध धातु का, जो अपने को शुद्ध करनी है। तो जैसे ही अपन इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे ही अपन इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो शुद्ध धातु है वह किसकी तरफ गति करने लगती है, शुद्ध धातु की तरफ। शुद्ध धातु का अपन ने क्या बना लिया, कैथोड बना लिया। शुद्ध धातु का अपन ने क्या बना लिया, कैथोड बना लिया। और अशुद्ध धातु का अपन ने बना लिया एनोड। अशुद्ध धातु का अपन ने बना लिया एनोड। तो यहाँ जो शुद्ध धातु है, जैसे ही इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, क्या प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो एनोड पे जो अशुद्ध धातु है, एनोड की जो अशुद्ध धातु है वह किसकी तरफ चेंज होने लगेगी, वह शुद्ध धातु की तरफ गति करने लगेगी। किसकी तरफ, शुद्ध धातु की तरफ गति करने लगेगी। यहाँ पे जो धातु है वो शुद्ध धातु कैथोड की तरफ गति करने लगेगी, और जो अशुद्धियां रहेगी वो यहाँ नीचे गिर जाएगी। अशुद्धियां रहेगी वो नीचे गिर जाएगी और यहाँ जमा हो जाएगी। उसको क्या बोला जाता है, एनोड पंख। उसको क्या बोला जाता है, एनोड पंख। तो जो शुद्ध धातु थी वो किसकी तरफ गति करने लगी, कैथोड की तरफ। जो अशुद्ध धातु थी, जो अशुद्ध धातु है, जो अशुद्धियां थी वो नीचे गिर जाती है, यहाँ जमा हो जाती है। उस अशुद्धियों को अपन क्या बोला जाता है, एनोड पंख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोड पंख बोलते हैं। तो अपने पास जो कैथोड पर पूरी प्योर एकदम शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है अपने को कैथोड पर। किसके ऊपर, कैथोड पर। तो यही विद्युत अपघटनी विधि है कि जो उच्च क्रियाशील धातुएं होती है उनको विद्युत अपघटनी प्रोसेस द्वारा उनको शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखना, संसारण। नेक्स्ट पॉइंट देखना, संसारण। नेक्स्ट पॉइंट देखना, संसारण। संसारण क्या होता है कि जब कोई धातु अपने आसपास आर्द्रता, नमी, संसारण क्या होता है, जब कोई भी धातु अपने आसपास आर्द्रता में, नमी में, वायु में पड़ी रहती है तो उसके ऊपर एक पतली परत जम जाती है। पतली परत जम जाती है नमी की वजह से, ऑक्सीजन की आदि के संपर्क में आने से वह क्या हो जाती है, संसारित हो जाती है। उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, संसारण बोला जाता है। जब बाहर कोई भी वस्तु पड़ी रहेगी, ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही वह क्या हो जाएगी, संसारित हो जाएगी। उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, संसारण कहा जाता है। संसारण की कुछ प्रमुख घटनाएं देखो, जैसे लंबे समय तक कोई लोहा बाहर पड़ा है, तो उसके ऊपर वायु के संपर्क में आते ही वह क्या, उसके ऊपर क्या लग जाएगी, जंग लग जाएगी। उसके ऊपर एक भूरे रंग की परत आ जाएगी, उसी को बोलते हैं जंग लगना। तो जब लोहा वायु के संपर्क में आता है लंबे समय तक, तो उसके ऊपर, वायु के संपर्क में आते उसके ऊपर एक परत जम जाएगी। उस परत
जो भूरे रंग की परत रहेगी वही अपन क्या कहते हैं कि लोहा संसारित हो चुका है, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, संसारण कहलाती है। अगर चांदी बाहर लंबे टाइम तक पड़ी रहेगी तो उसके ऊपर काले रंग की परत जम जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड की परत जम चुकी है, काले रंग की परत जम जाएगी, मतलब चांदी क्या हो चुकी है, संसारित हो चुकी है। वह प्रोसेस क्या कहलाती है, संसारण। वह प्रोसेस या वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, संसारण कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, संसारण से सुरक्षा कैसे कर सकते हैं अपन, मतलब जंग लगने से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, लोहे के ऊपर पॉलिश कर दो, लोहे के ऊपर पेंट कर सकते हैं अपन। तो संसारण से बचाने के लिए, संसारण से बचाने के लिए क्या करो, उसके ऊपर पहला पेंट कर दो, लोहे के ऊपर कलर कर सकते हो, पेंट कर सकते हो। लोहे व इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, या फिर उसके ऊपर एक जिंक की परत चढ़ा दो, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। उस जिंक की परत के चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यशद लेपन। यशद लेपन, यशद लेपन द्वारा भी अपन धातुओं को संसारण से बचा सकते हैं, उसके ऊपर ऑक्साइड की परत आने से बचाया जा सकता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, यशद लेपन कहलाती है। और या फिर इसके अलावा इस धातु के अंदर कोई अन्य पदार्थ मिला दो, जैसे लोहे के अंदर कोई अन्य पदार्थ मिला दे तो उसको संसारण से बचाया जा सकता है। किससे, अन्य पदार्थ के मिश्रण से, अन्य पदार्थ के मिश्रण से संसारण से बचाया जा सकता है लोहे को या अन्य किसी धातु को। तो ये संसारण से बचाने के कुछ नियम है, इनको पेंट करके या फिर यशद लेपन द्वारा जिंक की परत चढ़ा के या कोई अन्य धातु का मिश्रण करके, इस तरह से। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मिश्र धातु के बारे में। मिश्र धातु, नेक्स्ट बात करते हैं अपन मिश्र धातु के बारे में। मिश्र धातु क्या होती है, जिसमें दो या दो से अधिक धातुओं का क्या हो, मिश्रण हो, वह क्या कहलाती है, मिश्र धातु। जिसमें दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण हो वह क्या कहलाती है, मिश्र धातु। मिश्र धातु जैसे पीतल है, कांसा है, सिल्वर है, यह मिश्र धातु है। तो अब देखो पीतल के अंदर क्या क्या मिश्रण होता है, पीतल के अंदर किसका मिश्रण होता है, कॉपर व जिंक का। किसका मिश्रण होगा, कॉपर व जिंक का। दूसरा कांसा, कॉपर व एसएन। और शोल्डर के अंदर पीबी व एसएन, तो जिनमें धातुओं में दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण होता है वह क्या कहलाती है, मिश्र धातु कहलाती है। जैसे शुद्ध सोना वैसे तो 24 कैरेट का होता है, शुद्ध सोना कितने का होता है, 24 कैरेट का। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन ये बहुत नरम होता है। जो शुद्ध रूप में सोना होता है वो बहुत ही नरम होता है। उसको थोड़ा ठोस अवस्था में लाने के लिए उसमें क्या किया जाता है, ठोस अवस्था में लाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए उसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है। किसमें, शुद्ध सोने को। तो 22 कैरेट सोना रहता है, उसमें 2 कैरेट अलग चांदी या फिर तांबा मिलाते हैं ताकि वो ठोस अवस्था में आए, क्योंकि जो शुद्ध प्राप्त सोना होता है वो बिल्कुल ही नरम अवस्था में होता है, 24 कैरेट। ठीक है। तो मिश्र धातुओं में गोल्ड की भी बात करें अपन, गोल्ड भी ले सकते हैं। तो यहाँ अपनी क्लास खत्म होती है, अपनी जो 3rd चैप्टर का रिवीजन है वो क्लियर होता है। अगर यहाँ कोई पॉइंट है जो नहीं समझ में आया तो मुझे वापस कमेंट में या मेरी इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर मुझे वापस मैसेज कर देना। अपन अलग से टॉपिक लेके अलग से एक वीडियो बना देंगे उसकी। तो जुड़े रहो मेरे साथ, बने रहो, कंटिन्यू रहो। अपन नेक्स्ट क्लास में अपन चौथा जो यूनिट है अपनी
कार्बन और कार्बन के यौगिक उसका रिवीजन करने वाला है। तो थर्ड यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में मैसेज कर देना।